हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कॉमन सेक्शन में कवर किए गए थे प्रीवियस ईयर में। तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है गेट में, वो पहली बार 2022 में हुआ था और उसमें कॉमन सेक्शंस में जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके आंसर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मैंने अपने लेक्चर्स में इन सबको कवर किया हुआ है, इन सारे टॉपिक्स को, और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। ये जो चार ऑप्शंस हैं इनको अरेंज करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो सारी वेव्स हैं इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी कैसे सही आंसर है? तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के लिए बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फोटोग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज्ड है, और यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लो होती है वेवलेंथ वहाँ की इंक्रीज होते जाती है। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। और ऐसे ही हमारे ऑप्शंस में भी है गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इसके पहले लेटर से इसको याद रख सकते हैं, GX UV IMR। इसको एक सीरीज में याद कर लीजिए, फिर एग्जाम में जैसा भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसका फॉर्मूला बताना है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अभी जैसे हमने इसी इमेज में बात की थी कि जहां पे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है C इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो एज वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और वेवलेंथ जैसे डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो C है। इसके बाद देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सैटेलाइट इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द। इन चारों ऑप्शंस में से जो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर किसी सैटेलाइट इमेज का कौन से ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्वैथ विड्थ ऑफ सैटेलाइट। अब कैसे? क्योंकि रिमोट सेंसिंग की जो की है वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पे ही डिपेंड करती है, रिफ्लेक्टेंस पे डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट से क्या रिफ्लेक्ट हो क्या आ रहा है, और उसी से ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बेसिस पे। तो ये सीजन पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। अगर आप स्प्रिंग सीजन में कोई सैटेलाइट इमेज उठाते हैं, उसके बाद फिर उसको आप जब एवरग्रीन रहती है सारी लीव्स, अक्टूबर नवंबर के टाइम में उस सीजन की इमेज लेंगे, तो यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है वो वेरी करेगा। इसकी NDVI जो है हेल्थ वो वेरी करेगी, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो आपका NDVI डिक्रीज दिखाएगा। जब एवरग्रीन सीजन होगा तो सारी लीव्स जो है ट्री पे रहेगी और आपकी NDVI की हेल्थ जो है अच्छी शो होगी। तो सीजन पे डिपेंड करता है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। वेवलेंथ पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक अलग वेवलेंथ में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की जो है अलग तरह का रिफ्लेक्टेंस होता है। वाटर है अगर, तो रेड बैंड में अलग तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ब्लू बैंड में अलग तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। स्वैथ विड्थ पे इसलिए नहीं डिपेंड करती है। स्वैथ विड्थ क्या होगी कि एक इमेज, सैटेलाइट इमेज है, उसकी विड्थ कितनी है, सेंसर जो है सैटेलाइट का सेंसर वो कितना एरिया कवर कर पा रहा है। तो कोई फीचर अगर ये जैसे 10 किलोमीटर विड्थ की इमेज है या फिर 5 किलोमीटर विड्थ की इमेज है और कोई फीचर इसमें है, तो वो विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो चीज इसमें दिखेगी वही इस 10 किलोमीटर वाले इमेज में भी दिखेगी। तो विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है। रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, यहाँ तो रिफ्लेक्टेंस टर्म ही आ गया, तो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू पे तो डिपेंड करती ही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन
वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ जीपीएस सिग्नल दैट गेट्स डेसिफर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ जीपीएस रिसीवर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जीपीएस सिग्नल्स है जो कि हर तरह के रिसीवर से डिक्रिप्ट हो जाता है वो कोड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, जिसका सही आंसर है ए, पोस्ट एक्विजिशन कोड। अब ये क्या होते हैं, तो जीपीएस सिग्नल जो है वो हमारा, इसमें 5 तरह के सिग्नल्स होते हैं, L1, CA, नैव सिस्टम, P कोड, L2। तो इसमें जो CA कोड है ये हर तरह के रिसीवर से डिक्रिप्ट हो जाता है, और CA कोड जो होता है ये सिविलियन यूजर्स के लिए यूज होता है। ये बाद में आगे L1 और L2 फेज के साथ मिक्स होके ये यूजर्स को प्रोवाइड होती है। और P कोड जो है ये मिलिट्री पर्पस से यूज होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये मिलिट्री के लिए बस प्रोवाइडेड होती है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो कोर्स एक्विजिशन कोड है, ये हर तरह के रिसीवर से डिक्रिप्ट हो जाता है ये कोड। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर 3D पोजिशनिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिक्वायर्स अ मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में पूछा हुआ है। तो 3D पोजिशनल के लिए जीएनएसएस सैटेलाइट सिस्टम को मिनिमम कितने सैटेलाइट्स की जरूरत होती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, 4 सैटेलाइट्स। अगर आपको एक्यूरेट 3D पोजिशनिंग करनी है तो मिनिमम 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है के सिग्नल्स रिसीव होने चाहिए एक्यूरेट पोजीशन के लिए। क्योंकि अगर बस 1 सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव होता है तो जो पोजीशन है वो एनीवेयर ऑन सरफेस ऑफ स्फेयर, ये जो स्फेयर है ये सिग्नल का स्फेयर जो है इस स्फेयर में कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको 2 सैटेलाइट्स का सिग्नल मिल रहा है तो इन 2 सैटेलाइट्स का जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसमें ये कहीं पे भी ये पोजीशन लाई कर सकती है। 3 सैटेलाइट्स में भी ये यहाँ हाइड हो गया है। 3 सैटेलाइट्स में भी जो है आपको एक पोजीशन की 2 लोकेशंस प्रोवाइड होती हैं, 2D इमेज एक तरह से प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही अगर आप एक्यूरेट 3D पोजीशनिंग चाहिए जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और एलिवेशन दोनों की एक्यूरेसी चाहिए होती है तो उसके लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की नीड होती है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है नैवस्टार जीपीएस का, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है पहले कि जो जीपीएस है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पोजीशन, आपकी पोजीशन कहाँ पे, पोजीशन प्रोवाइड करना, नेविगेशन आपको रास्ता दिखाना, टाइमिंग का पता होना। तो ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं जीपीएस के, पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि a satellite image with 6 bit radiometric resolution has gray levels। एक 6 बिट की अगर सैटेलाइट इमेज है तो उसमें कितने ग्रे लेवल्स होंगे? तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन के बारे में मैंने रेजोल्यूशन वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन को। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग खुद कैलकुलेट करिए। जैसे कि यहाँ पे रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि 6 बिट, तो 2 के पावर अगर हम 6 करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 64। 2 to the power 6 जो है ये 64 होगा। तो अगर कितने भी बिट की इमेज हो उसको 2 के पावर में रख के कैलकुलेट कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स जो है ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसका सही आंसर सी है 64। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस आर प्रोवाइडेड बाय। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से सेंसर जो है थर्मल इमेजरी प्रोवाइड करती है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, लैंडसेट टीएम और नोवा की AVHRR सेंसर जो है थर्मल बैंड्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये लैंडसेट टीएम की बैंड डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारी 6th बैंड जो है ये थर्मल इंफ्रारेड की बैंड होती है, और ये जो है नोवा AVHRR की बैंड्स है जिसमें 4th और 5th बैंड जो है ये थर्मल इंफ्रारेड की बैंड होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो लैंडसेट टीएम, इसके नाम में भी थीमेटिक मैपर, ये जो थर्मल है इसके नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शंस में से। तो इसका सही ऑप्शन डी है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर
वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स मिटिगेटेड इन डीजीपीएस पोजिशनिंग। तो डीजीपीएस पोजिशनिंग जब हम करते हैं, ये जीपीएस का एडवांस वर्जन है जो कि ज्यादा एक्यूरेट होता है जीपीएस से, क्योंकि ये डिफरेंशियल जीपीएस होता है। एक टाइम में दो जीपीएस से जो है पोजीशन का पता चलता है और इनके डिफरेंस से जो कैलकुलेट होता है पोजीशंस के बीच में, उससे इसकी रियल टाइम प्रोसेसिंग होते रहती है और करेक्शंस होते रहते हैं। तो कौन सा इन चारों जीपीएस एरर्स में से कौन सा एरर है जो कि डीजीपीएस पोजीशनिंग के थ्रू मिटिगेट हो जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक एरर। तो एटमॉस्फेरिक एरर जो है ये डीजीपीएस पोजीशनिंग के थ्रू मिटिगेट हो जाता है। इसके बाद मल्टीपाथ एरर है। मल्टीपाथ एरर क्या होता है कि जब हमने रिसीवर लगा रखा है जीपीएस सिग्नल का और ये आपके कोई सैटेलाइट से सिग्नल आ रही है और ये सिग्नल जो है आपके सिस्टम तक, रिसीवर तक पहुंचने से पहले किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाती है, तो मल्टीपाथ एरर हो जाता है। ये ऑब्स्टेकल से टकरा के आप तक पहुंची, कोई बिल्डिंग आ गई, कोई ट्री आ गई और वो फिर आपके सिग्नल रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो वहां मल्टीपाथ एरर आ जाता है। साइकिल स्लिप एरर क्या होता है कि जब जीपीएस सिग्नल में जो है बीच बीच में लैक ऑफ सिग्नल आ जाते हैं, सिग्नल रिसीव हो रहे हैं फिर अचानक बीच में किसी वजह से सिग्नल रिसीव नहीं हो पाया, फिर थोड़े टाइम बाद आया, तो ये जो लैक है ये साइकिल स्लिप एरर आता है। टोपोग्राफिक एरर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये टेरेन सरफेस जो है उसमें कोई इसकी स्टीपनेस या फ्लैटनेस की वजह से अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आता है तो वो टोपोग्राफिक एरर में आता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो जीआईएस डेटाबेस में कौन से एट्रीब्यूट टाइप ऑफ डेटा में एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो और ऑर्डिनल। तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सीरीज हैं उसके 10 क्वेश्चंस को हमने कॉमन सेक्शन के सॉल्व कर लिया और अगले लेक्चर में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।